जय हिंद। आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट में। आज की हमारी इस डीप डाइव का विषय बहुत ही विशाल है और वो है हमारा अपना सौरमंडल। आज हमारे पास जो स्रोत और स्लाइड्स हैं वो हमें सूर्य के धधकते हुए केंद्र से लेकर अंतरिक्ष की उन जमा देने वाली अंधेरी गहराइयों तक की एक अद्भुत यात्रा पर ले जाते हैं। बिल्कुल। और आज हमारा उद्देश्य केवल कुछ ग्रहों के नाम जानना या आंकड़ों की कोई सूची बनाने नहीं है। हमारा मिशन ये समझना है कि ये पूरी व्यवस्था काम कैसे करती है, इसकी संरचना क्या है और ब्रह्मांड में इन अकल्पनीय दूरियों को मापा कैसे जाता है। मैं कहूँगी कि ये बहुत ही रोमांचक चर्चा होने वाली है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत ठीक उसी जगह से करते हैं जिसके बिना यहाँ कुछ भी संभव नहीं था, और वो है हमारा सूर्य। स्रोत को देखते हुए जो सबसे हैरान करने वाली बात मुझे लगी वो है इसका मास यानी द्रव्यमान। इस पूरे सिस्टम का लगभग 99.8% द्रव्यमान अकेले सूर्य के पास है। ये सच में एक बहुत बड़ा नंबर है। और अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं तो मतलब अगर हमारा पूरा सौरमंडल एक बहुत ही विशाल तरबूज है तो बाकी के सभी 8 ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्रग्रह, ये सब मिलकर बस उस तरबूज के एक छोटे से बीज के बराबर हैं। बाकी सब कुछ सिर्फ सूर्य ही है। ये तरबूज वाला उदाहरण इस व्यवस्था को समझने के लिए एकदम सटीक है। सूर्य का ये विशाल द्रव्यमान ही वो कारण है जिससे उसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है, और यही गुरुत्वाकर्षण 8 ग्रहों को अपनी अपनी कक्षाओं में बांध कर रखता है। अच्छा, तो सब कुछ इसी गुरुत्वाकर्षण का खेल है? बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि सूर्य के पास इतनी अपार ऊर्जा आती कहाँ से है। इसका मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो क्या इसमें परमाणु आपस में जुड़ते हैं? हाँ, एग्जैक्टली। सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम बनाते हैं, और इसी प्रक्रिया से वो भयानक ऊर्जा पैदा होती है। अगर हम सूर्य की रचना की बात करें तो ये लगभग 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% भारी तत्वों से बना है। और मैंने पढ़ा है कि इसकी परतों का विभाजन भी काफी रोचक है। जी, मैं बताती हूँ। सबसे पहले है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। ये दीप्तिमान दृश्य सतह है जो हमें दिखाई देती है, जिसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। बाप रे, 6000 डिग्री? हाँ, और इसके ठीक ऊपर एक लाल रंग की परत होती है जिसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहा जाता है, और सबसे बाहरी परत है कोरोना, जो असल में सूर्य का वायुमंडल है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये कोरोना हमेशा नहीं दिखता। क्या ये सिर्फ ग्रहण के समय दिखता है? सही पकड़ा आपने। ये केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर एक्लिप्स के समय ही एक मुकुट की तरह दिखाई देता है, और यही वो हिस्सा है जो एक्सरे उत्सर्जित करता है। तो ये थी सूर्य की संरचना और उसकी अपार ऊर्जा की बात। इसी के साथ हमारी पहली स्लाइड की जानकारी पूरी होती है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्लाइड की ओर, जो सूर्य के ही कुछ रहस्यों के बारे में है। बिल्कुल। तो मतलब मैं ये सोच रहा था कि इतने गर्म सूर्य पर काले धब्बे कैसे हो सकते हैं, जिन्हें हम सनस्पॉट्स या सौर कलंक कहते हैं। क्या वहां अचानक से आग बुझ गई है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, पर वहां आग बुझती नहीं है। असल में सौर कलंक सूर्य की सतह पर मौजूद वो काले धब्बे हैं जिनका तापमान आसपास की सतह की तुलना में कम होता है। अच्छा, तो सिर्फ कॉन्ट्रास्ट की वजह से वो काले दिखते हैं? एग्जैक्टली। आसपास का तापमान 6000 डिग्री है और इन धब्बों का तापमान उससे कम होता है, तो ये हमें काले नजर आते हैं। और इनका एक निश्चित 11 वर्षीय चक्र होता है जिसे सनस्पॉट साइकिल कहा जाता है। और इसी स्लाइड में एक और टर्म है सौर ज्वालाएं या सोलर फ्लेयर्स। ये क्या होती हैं? देखिए, ये सतह से ऊर्जा और विकिरण के बहुत तीव्र विस्फोट हैं। जब सूर्य से ये ज्वालाएं निकलकर अंतरिक्ष में सफर करती हैं और पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती हैं, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक घटना को जन्म देती हैं। क्या आप ऑरोरा की बात कर रही हैं? हाँ, पृथ्वी के ध्रुवों पर ये रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती हैं। उत्तरी ध्रुव पर इसे ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। अरे वाह! सूर्य के इन रहस्यमयी धब्बों और ज्वालाओं का पृथ्वी पर कितना सुंदर प्रभाव होता है, ये हमने समझा। ये स्लाइड यहीं समाप्त होती है। चलिए अब अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं और ग्रहों के बारे में बात करते हैं। जी बिल्कुल। तीसरी स्लाइड हमें ग्रहों के वर्गीकरण के बारे में बताती है,
और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे सौर मंडल के ग्रहों को दो अलग-अलग टीमों में बांट दिया गया हो। एक टीम सूर्य के पास है और दूसरी काफी दूर। हाँ, और इन दोनों टीमों को जो चीज अलग करती है वो है क्षुद्र ग्रह घेरा यानी एस्ट्रॉइड बेल्ट। सौर मंडल को इसी बेल्ट द्वारा दो मुख्य भागों में बांटा गया है। तो पहली टीम में कौन-कौन है? पहली टीम को हम कहते हैं पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इनमें आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये ग्रह मुख्य रूप से चट्टानों और भारी धातुओं से बने हैं। मतलब ये ठोस हैं? बिल्कुल। इनका घनत्व यानी डेंसिटी बहुत अधिक है, ये आकार में छोटे हैं और सूर्य के सबसे निकट हैं। और दूसरी टीम? वो है जोवियन ग्रह या गैस जायंट्स, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बने हैं। इनका घनत्व कम है, लेकिन ये आकार में अत्यंत विशाल हैं। ग्रहों के इस स्पष्ट बंटवारे को समझने के बाद ये स्लाइड पूरी होती है। अब आगे बढ़ते हैं और हमारी चौथी स्लाइड में सूर्य के सबसे करीबी पड़ोसियों से मिलते हैं बुध और शुक्र। हाँ, जो कि हमारे पार्थिव ग्रह हैं। अब यह एक आम धारणा है जिसे मैं चुनौती देना चाहूंगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि बुध सूर्य के सबसे करीब है, तो लॉजिक के हिसाब से वही सबसे गर्म होना चाहिए, है ना? लॉजिक तो यही कहता है, लेकिन यूनिवर्स में चीजें हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। बुध सबसे निकट है और सबसे छोटा भी है। ये सिर्फ 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, लेकिन ये सबसे गर्म नहीं है। ऐसा क्यों? वहां तो सूर्य की गर्मी सीधे पड़ती होगी। गर्मी पड़ती है, लेकिन वहां कोई वायुमंडल नहीं है जो उस गर्मी को रोक सके। वायुमंडल न होने के कारण वहां सर्वाधिक तापांतर यानी डायनल टेम्परेचर रेंज देखने को मिलती है। दिन में तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में? रात में ये गिरकर -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बाप रे, इतना ज्यादा अंतर! तो फिर सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। एग्जैक्टली। शुक्र आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। लेकिन इसका वायुमंडल 96% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती होगी। बहुत तीव्र ग्रीन हाउस प्रभाव। ये सारी गर्मी को अंदर कैद कर लेता है, जिससे ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। इसके पास 0 उपग्रह हैं और ये इतना चमकीला है कि इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। बुध और शुक्र की ये हैरान करने वाली जानकारी यहीं पूरी होती है। अब हमारी अगली यानी 5वीं स्लाइड की ओर कदम बढ़ाते हैं, जो विशेष रूप से शुक्र के घूर्णन पर केंद्रित है। जी। मुझे तो इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि शुक्र पर समय कितनी अजीब तरह से काम करता है। मतलब वहां दिन और साल का हिसाब ही उल्टा है। इसका कारण इसके घूमने की दिशा है। अधिकांश ग्रह, जैसे हमारी पृथ्वी, अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन शुक्र एक अपवाद है। वो कैसे? ये है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जिसे विपरीत घूर्णन या रेट्रोग्रेड रोटेशन कहते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि शुक्र पर सूर्योदय पश्चिम में होता होगा और सूर्यास्त पूर्व में। एग्जैक्टली। और इसकी घूर्णन गति इतनी ज्यादा धीमी है कि ये अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 243 पृथ्वी दिन लगाता है, जबकि सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे 225 पृथ्वी दिन लगते हैं। मतलब इसका एक दिन इसके एक साल से भी बड़ा होता है। शुक्र के इस उल्टे और बेहद धीमे चक्कर ने तो सच में हैरान कर दिया। इस अद्भुत तथ्य के साथ ये स्लाइड पूरी होती है। अब छठी स्लाइड पर चलते हैं, जो कि हमारी अपनी पृथ्वी और गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में है। सबसे खूबसूरत ग्रह है। बिल्कुल। अगर मैं गोल्डीलॉक्स जोन को समझाऊं तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट कप चाय की तरह है। मतलब ना बहुत ज्यादा गर्म, ना बहुत ठंडी, बिल्कुल सही तापमान वाली। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। इसी जोन में होने के कारण पृथ्वी की सतह पर पानी तरल अवस्था में मौजूद है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। जल की प्रचुरता यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है। और घनत्व के मामले में पृथ्वी कैसी है? पूरे सौर मंडल में इसका घनत्व सर्वाधिक है, करीब 5.51 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका एक चंद्रमा है और इसकी कक्षा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट की है। और जो पृथ्वी अपनी धुरी पर थोड़ी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, उसका क्या प्रभाव होता है? ये 23.5 डिग्री का अक्षीय झुकाव ही है जो ऋतु परिवर्तन यानी हमारे मौसम बदलने का मुख्य कारण है।
इसी की वजह से हम गर्मियां और सर्दियां महसूस करते हैं। हमारी खूबसूरत पृथ्वी और उसके जीवनदायी स्थान को हमने अच्छे से समझ लिया। ये स्लाइड यहीं समाप्त होती है। अब आगे बढ़ते हैं 7वीं स्लाइड पर और बात करते हैं मंगल की, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। जी। तो अगर हम मंगल पर छुट्टियां मनाने जाएं, तो वहां देखने लायक सबसे बड़ी चीजें क्या होंगी? वहां के लैंडमार्क्स क्या हैं? मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो वहां पहुंचते ही आपको सब कुछ लाल दिखेगा, क्योंकि सतह पर आयरन ऑक्साइड की भारी मात्रा मौजूद है। और मजे की बात है कि पृथ्वी की तरह यहाँ भी 23.5 डिग्री का अक्षीय झुकाव है, तो वहां भी मौसम बदलते हैं। अगर आप लैंडमार्क्स की बात कर रहे हैं, तो वहां निक्स ओलंपिया नाम का एक पर्वत है, जो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या ये हमारे माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है? माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा। अरे वाह! और इसके अलावा वहाँ ओलंपस मॉन्स है, जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। बस वहाँ का वायुमंडल थोड़ा पतला है, जो मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। और इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह भी हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह के इन विशाल पहाड़ों और लाल मिट्टी की सैर यहीं खत्म होती है। इसी के साथ हमारी ये स्लाइड पूरी हुई। अब 8वीं स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्षुद्र ग्रह घेरे यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में है। सही कहा। तो मतलब मैं इस घेरे की कल्पना अंतरिक्ष के एक बहुत बड़े ट्रैफिक जैम या मलबे के ढेर के रूप में कर रहा हूं। ये वही सीमा है जिसकी हमने पहले बात की थी। कक्षाओं के बीच स्थित है, और यही वो दीवार है जो पार्थिव और जोवियन ग्रहों को अलग करती है। लेकिन ये क्षुद्र ग्रह आखिर हैं क्या? ये चट्टानों और धातुओं के वो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सौर मंडल के निर्माण के समय किसी ग्रह का हिस्सा नहीं बन पाए, बस ऐसे ही छूट गए। लाखों की संख्या में ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। क्या इसमें कोई बड़ा पिंड भी है? हाँ, इस बेल्ट का सबसे बड़ा पिंड है सेरिस, जिसे एक बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा प्राप्त है। पार्थिव ग्रहों और गैस दिग्गजों के बीच की इस दीवार को हमने पार कर लिया है। इस स्लाइड की जानकारी पूरी होती है। अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड 9 पर और प्रवेश करते हैं गैस जाइंट्स की दुनिया में। शुरुआत करते हैं बृहस्पति से। सौर मंडल का राजा। सच में इसका विशाल आकार अचंभित कर देता है। मैंने पढ़ा है कि इसमें हमारी 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। बिल्कुल सही, लेकिन ये पूरी तरह से गैस का बना है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम। इसका कोई ठोस धरातल नहीं है, और इतना विशाल होने के बावजूद ये अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करता है। अपना एक दिन ये 10 घंटे से भी कम समय में पूरा कर लेता है। बहुत तेज है। और इसके सतह पर जो एक विशाल तूफान दिखता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। ये एक ऐसा तूफान है जो सदियों से वहां चल रहा है। और इसके उपग्रहों की तो शायद एक पूरी फौज है। हाँ, इसके 95 प्राकृतिक उपग्रह हैं। गैलीलियो ने इसके कुछ खास उपग्रह खोजे थे, जिन्हें गैलीलियन उपग्रह कहते हैं। इनमें से एक है गैनीमेड, जो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और यूरोपा भी तो इसी का उपग्रह है ना? एग्जैक्टली। यूरोपा बहुत खास है क्योंकि इसकी बर्फीली सतह के नीचे एक तरल महासागर होने का अनुमान है, जहां एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी जीवन की संभावना हो सकती है। बृहस्पति के इस विशाल गैसीय साम्राज्य और इसके चंद्रमाओं के लिए दिलचस्प सफर यहीं पूरा होता है। अब 10वीं स्लाइड पर चलते हैं, जो मेरे पसंदीदा ग्रह के बारे में है, शनि। और इसके मशहूर छल्ले। हाँ, इसके घनत्व को लेकर एक बहुत ही मजेदार चित्र दिमाग में आता है। अगर ब्रह्मांड में कोई बहुत बड़ा पानी का महासागर हो, तो शनि उसमें डूबेगा नहीं, बल्कि तैरने लगेगा। क्या सच में ये इतना हल्का है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन भौतिकी के हिसाब से ये सच है। शनि का घनत्व सबसे कम है, मात्र 0.69 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि पानी के घनत्व से भी कम है। अरे वाह! ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और अपने चमकदार वलयों यानी रिंग्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये रिंग्स असल में बर्फ, धूल और चट्टानों के टुकड़ों से बने हैं। और मुझे लगता है उपग्रहों के मामले में तो ये बृहस्पति से भी आगे है। बिल्कुल। वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रहों का रिकॉर्ड शनि के पास ही है, कुल 146 उपग्रह। इसका सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है। टाइटन के बारे में कुछ खास बात? टाइटन सौर मंडल का एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसका अपना एक घना वायुमंडल है, जिसमें नाइट्रोजन और मीथेन मौजूद हैं। और इसके अलावा एक उपग्रह फोबे, जो शनि की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। शनि के छल्लों और इसके तैरने की अद्भुत खूबी के साथ ये स्लाइड पूरी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं 11वीं स्लाइड पर और बात करते हैं अरुण यानी यूरेनस की।
इसे लेटा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं और इसका रंग ऐसा नीला हरा क्यों है? देखिए, ये सूर्य से 7वां ग्रह है। इसका वायुमंडल मीथेन गैस से भरा हुआ है और इसी मीथेन की अधिकता के कारण ये नीला हरा दिखाई देता है। और वो लेटे हुए वाली बात? वो इसके झुकाव के कारण है। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, लेकिन अरुण अपने अक्ष पर लगभग 98 डिग्री तक झुका हुआ है। मतलब ये लगभग पूरा ही पलट गया है। एग्जैक्टली इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और शुक्र ग्रह की तरह ये भी पूर्व से पश्चिम दिशा में यानी रिट्रोग्रेड घूर्णन करता है। इसके भी 5 प्रमुख वलय हैं, जिनके नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। अरुण ग्रह की इस उल्टी और लेटी हुई दुनिया की जानकारी यहीं समाप्त होती है। चलिए अब हमारी अगली यानी 12वीं स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अरुण के बाद आता है वरुण या नेपच्यून। ऐसा महसूस होता है कि अब हम सूर्य से बहुत ज्यादा दूर आ गए, जहां भयंकर ठंड होगी। बहुत ही भयंकर ठंड। ये 8वां और सबसे दूर स्थित ग्रह है। यहाँ तक सूर्य की रोशनी न्यूनतम पहुंच पाती है, जिसके कारण यह सबसे ठंडा ग्रह है। यहाँ का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। तो इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में भी बहुत समय लगता होगा। बहुत ज्यादा समय। इसे सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 165 पृथ्वी वर्ष लग जाते हैं। बाप रे। और अरुण की तरह इसमें भी मीथेन गैस मौजूद है। इसका एक प्रमुख उपग्रह है ट्राइटन। और इसकी खास बात यह है कि ये ग्रह के घूर्णन के विपरीत दिशा में यानी रिट्रोग्रेड ऑर्बिट में परिक्रमा करता है। इस भयंकर ठंडे और सबसे दूर के ग्रह की यात्रा के साथ हमारी ये स्लाइड पूरी होती है। अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड नंबर 13 पर। और यहां मैं थोड़ी भावुकता के साथ एक सवाल पूछना चाहूंगा। जी पूछिए। बचपन में हमने हमेशा यही पढ़ा कि 9 ग्रह होते हैं और प्लूटो 9वां ग्रह था। तो फिर प्लूटो के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे ग्रहों की लिस्ट से ही बाहर कर दिया गया? बेचारे प्लूटो का वर्तमान दर्जा क्या है? विज्ञान हमेशा नई जानकारियों के साथ खुद को अपडेट करता है। हुआ ये था कि 2006 में प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसे हम IAU कहते हैं, उसकी एक बैठक हुई। वहां ग्रह की एक नई परिभाषा तय की गई। तो क्या प्लूटो उस परिभाषा पर खरा नहीं उतरा? एग्जैक्टली 2006 से पहले इसे 9वां ग्रह ही माना जाता था। लेकिन नई परिभाषा के अनुसार एक ग्रह को अपनी कक्षा में अन्य पिंडों को साफ करना होता है। मतलब उसका गुरुत्वाकर्षण इतना होना चाहिए कि उसके रास्ते में कोई और ना आए। प्लूटो ऐसा नहीं कर पाया। अच्छा, मतलब उसके रास्ते में और भी चीजें थीं? हाँ, और वो वरुण की कक्षा को भी काटता था। इसीलिए इसे ग्रह की श्रेणी से हटाकर बोना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया। आज हमारे पास जो मान्यता प्राप्त बोने ग्रह हैं वो हैं प्लूटो, सेरेस, एरिस, हाउमेया और माके। तो ये थी प्लूटो के दर्जे में बदलाव की पूरी कहानी। यहाँ ये स्लाइड समाप्त होती है। अब हम अपनी 14वीं स्लाइड की ओर चलते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि वरुण और प्लूटो के पार अंतरिक्ष के इस एकदम अंधेरे क्षेत्र में क्या-क्या छिपा है? वरुण के ठीक पार जो इलाका है उसे कुइपर बेल्ट कहते हैं। इसे आप एक डोनट के आकार के क्षेत्र के रूप में समझ सकते हैं। ये बहुत सारे बर्फ और मीथेन पिंडों का घर है और प्लूटो भी इसी का एक हिस्सा है। और क्या इसके भी बाहर कुछ है? हाँ, इसके भी बाहर एक और क्षेत्र है जिसे ओल्ट बादल या ओट क्लाउड कहते हैं। ये सौर मंडल के सबसे बाहरी किनारे पर बर्फीले पिंडों का एक सैद्धांतिक गोलाकार आवरण है। सैद्धांतिक क्यों? क्योंकि हम इसे सीधे देख नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं कि ये वहां है, क्योंकि यहीं से पुच्छल तारे या धूमकेतु आते हैं। अच्छा, धूमकेतु जिन्हें कॉमेट्स कहते हैं। बिल्कुल। इन धूमकेतुओं को अक्सर डर्टी स्नोबॉल्स कहा जाता है, क्योंकि ये धूल, बर्फ और गैस से बने होते हैं। मैंने तस्वीरों में देखा है कि इनकी एक लंबी पूंछ होती है। हाँ, जब ये सूर्य के करीब आते हैं तो गर्मी से वाष्पीकरण होता है, जिसके कारण इनकी एक पूंछ बनती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, सौर हवाओं के कारण ये पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। हैली धूमकेतु इसका एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, जो हर 76 वर्ष में हमें दिखाई देता है। धूमकेतुओं और सौर मंडल के इस बाहरी घेरे की रोमांचक जानकारी यहीं पूरी होती है। अब हम आज की 15वीं और अंतिम स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जो उल्का और अंतरिक्ष की दूरियों के बारे में है। जी। हम अक्सर रात के आसमान में टूटते तारे या शूटिंग स्टार देखते हैं। वो असल में क्या होते हैं? देखिए, वो तारे में ही होते।
अंतरिक्ष में जो धूल या चट्टान के छोटे कण होते हैं, जब वे पृथ्वी के वायुमंडल, विशेष रूप से मध्यमंडल यानी मीसोस्फीयर में प्रवेश करते हैं, तो घर्षण के कारण जल उठते हैं और वही चमकते हैं। एग्जैक्टली इसे हम उल्का या मीटियोर कहते हैं और यही हमें टूटता हुआ तारा लगता है। लेकिन अगर कोई टुकड़ा पूरी तरह जल नहीं पाता और पृथ्वी के धरातल से आकर टकरा जाता है, तो उस बचे हुए अवशेष को उल्का पिंड या मीटियोराइट कहा जाता है। तो ये तो बात हुई उल्काओं की। इसी स्लाइड में अंतरिक्ष की दूरियों को मापने की इकाइयों का भी जिक्र है, क्योंकि अंतरिक्ष में किलोमीटर तो बहुत छोटा पड़ जाएगा। बिल्कुल। अंतरिक्ष के विशाल दूरियों को मापने के लिए वैज्ञानिक कुछ खास इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं। पहली है AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यह सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। और प्रकाश वर्ष? प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात यानी वैक्यूम में तय की गई दूरी है। और फिर आती है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, पार्सेक। एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये सच में बहुत बहुत बड़ी इकाई है। इन खगोलीय दूरियों और उल्कापिंडों के ज्ञान के साथ हमारी अंतिम स्लाइड भी यहाँ पूरी होती है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो हमने देखा कि इस ब्रह्मांड में कितनी विविधता है। सूर्य की प्रलयकारी आग से लेकर ओट बादल की जमा देने वाली ठंड तक, और इन सबको नापने वाली विशाल इकाइयां जैसे पार्सेक, ये सब मिलकर एक बहुत ही अद्भुत व्यवस्था बनाते हैं जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। आज हमने जो भी दूरियां मापी हैं, चाहे वो प्रकाश वर्ष हो या पार्सेक, वे दर्शाती हैं कि हम इस ब्रह्मांड में हमेशा अतीत को देखते हैं। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, मतलब जो रोशनी तारों से आज हम तक पहुंच रही है, वो शायद हजारों या लाखों साल पुरानी है। तो अगली बार जब आप रात में आसमान देखें, तो सोचिएगा कि आप वर्तमान देख रहे हैं या एक बहुत पुराना इतिहास। आप सभी का इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।